नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस में डीसी जनरेटर के मुख्य भागों का वर्णन चल रहा है, जिसमें दोस्तों आज 3 नंबर की क्लास में अपन देख रहे हैं कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर क्या होता है, कार्बन ब्रश क्या होते हैं, कम्यूटेटर क्या होता है। इन सभी के बारे में धीरे धीरे वर्गीकरण चलते आ रहे हैं। दोस्तों, इन वर्गीकरण करने से पहले एक छोटा सा कंफ्यूज है। किसी भाई ने मेरे पास व्हाट्सएप पर कमेंट्स किया कि सर स्टेटर और रोटर क्या होते हैं, जबकि मशीनों में होते हैं। एसी मशीन में स्टेटर क्या होता है, डीसी मशीन में रोटर क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, इन सभी की बातें मतलब इन सभी के बारे में कमेंट्स किया तो थोड़ा कंफ्यूज है। कुछ दोस्तों को कंफ्यूज है कि एसी मशीन में आर्मेचर क्या होता है, डीसी मशीन का रोटर क्या होता है, डीसी मशीन का आर्मेचर ही रोटर होता है क्या, इन सभी बातों का कंफ्यूज है। तो सबसे पहले डीसी मशीन के आर्मेचर पढ़ने से पहले उस तरह से कंफ्यूज को दूर कर लेते हैं कि उसमें होता क्या है। देखो, डीसी मशीन हो, एसी मशीन हो, ट्रांसफार्मर को छोड़कर जितने मशीन होते हैं सारी रोटेटिंग मशीन होती है, घूमने वाली मशीन होती है। तो सबसे बड़ी समस्या घूमने वाले मशीनों में आती है कि घूमने वाले मशीनों में स्टेटर क्या होगा। ट्रांसफार्मर को छोड़कर बाकी जो घूमने वाली एसी मोटर होगी, डीसी मोटर होगी, अल्टरनेटर होगा, जनरेटर होगा, सिंक्रोनस मोटर होगी, इंडक्शन मोटर होंगी, सब में तो होता है। तो उन सब की बातें में उन सब के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि घूमने वाली मशीन, घूमने वाली मशीन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन में देखते हैं। देखो, रोटेटिंग मशीन में आपको दो चीजें अवश्य मिलेंगी। मुख्य भाग दो ही होते हैं घूमने वाली मशीन में, एक तो होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। लेकिन ये नहीं पता कि डीसी मोटर का रोटर क्या होता है, एसी मोटर का रोटर क्या होता है, स्टेटर किसके कहते हैं। डीसी मोटर में स्टेटर का नाम ही नहीं होता है, डीसी जनरेटर में स्टेटर का नाम ही होता है, तो फिर क्या होता है ना। तो उन सब के बारे में देख रहे थे। इनके दो मुख्य भाग होते हैं कि स्टेटर और ये रोटर। इन दोनों का थोड़ा कंफ्यूज दूर कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं आर्मेचर क्या होता है। देखो, इसको स्थिरक बोलते हैं, हिंदी में स्थिरक, और इसको घूर्णक बोलते हैं अपने निमी भाषा में। अब दो नामों से आप समझ चुके हो क्या कि स्थिरक स्थिर भाग होता है, मशीन का स्थिर भाग स्थिरक होता है, और मशीन का घूमने वाला भाग रोटर होता है, घूर्णक होता है। तो क्या लिखेंगे, ये होता है, देखो ये मशीन का स्थिर भाग होता है। जिस भाई ने कमेंट्स का देख लेना, ये मशीन का स्थिर भाग होता है, जो भी भाग होगा वो स्थिरक होगा। और ये घूमने वाला भाग होता है, ये घूमने वाला भाग होता है। दो बातें तो पक्की कंफर्म होगी कि एसी मशीन में जो घूमेगा वो रोटर कहलाएगा, डीसी मशीन में घूमेगा वो रोटर कहलाएगा। एसी मशीन का स्थिर भाग जो बाहर की बॉडी होती है, स्टेटर होता है, जिसमें वाइंडिंग स्थापित करते हैं, वो क्या होता है, स्टेटर होता है। डीसी मशीन का स्टेटर कैसा होगा, जैसे वहां पोल स्थापित करते हैं, उस पोल को स्टेटर ही बोलते हैं। तो वहां चाहे आप पोल बोल दो, पोल शू बोल दो, लेकिन होता क्या, उसको कहेंगे क्या, वो स्टेटर ही होता है। तो डीसी मशीन का स्टेटर होता है। तो अलग अलग अपनी जगह पर देखेंगे कि डीसी मशीन में क्या होता है, एसी मशीन में क्या होता है। तो सबसे पहले डीसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहां डीसी मशीन में इसके बारे में पढ़ेंगे, और यहां भी डीसी मशीन में डीसी मशीन में स्टेटर क्या होता है और रोटर क्या होता है, इनके बारे में देख लेते हैं। देखो, यहां से आप देखोगे ना कि डीसी मशीन का स्टेटर जो होता है वो क्या काम करता है। तो यहां आपको पता है कि डीसी मशीन का स्टेटर जो, ये तो पक्की है कि स्टेटर स्थिर भाग होता है। तो बाहर का जो भाग होता है, जैसे आर्मेचर घूमता है तो बाहर में जो पोल होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, पोलों का काम क्या है। डीसी मशीन में स्टेटर का कार्य क्या होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग, डीसी मशीन में स्टेटर का काम क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। ये तो बात इसकी डीसी मशीन में स्टेटर की बात होगी। अब डीसी मशीन में रोटर की ओर बात कर लेते हैं
ठीक है ना। तो रोटर क्या होता है, देखो आर्मेचर को रोटर की भांति ही प्रयोग करते हैं। तो डीसी मशीन का रोटर किसको कहेंगे, डीसी मशीन का रोटर आर्मेचर को ही कहेंगे। ये मत बोलते ना कि डीसी मशीन में रोटर होता ही नहीं है, आर्मेचर होता नहीं, आर्मेचर को ही डीसी मशीन का रोटर कहते हैं। अब ये फिक्स नहीं है कि आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमने वाला नहीं था। आर्मेचर वो होता है जिस पर मुख्य वाइंडिंग होती है, जिस पर मुख्य वाइंडिंग होती है। जैसे अपने सीलिंग फैन की बात करें, सीलिंग फैन का जो स्टेटर जो घूमने वाला भाग नहीं है, जो वाइंडिंग स्थापित करते हैं, वो क्या है, वो आर्मेचर ही है। एसी मशीन में जहां मुख्य वाइंडिंग का है, एसी मशीन के स्टेटर पर मुख्य वाइंडिंग है, तो वो आर्मेचर हो सकता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आर्मेचर घूमेगा या स्टेटर, हाँ ये जरूरी है कि स्टेटर अवश्य ही स्थिर रहेगा, रोटर अवश्य ही घूमेगा, लेकिन आर्मेचर की बात अलग है। तो डीसी मशीन में आर्मेचर को ही रोटर कहते हैं, ये बात पक्की होगी। अब दूसरी बात एसी मशीन में देख लेते हैं कि एसी मशीन में क्या होता है। एसी मशीन में क्या होता है, और यहां पे एसी मशीन में, एसी मशीन जैसे इंडक्शन मोटर आ गई, अल्टरनेटर आ गया, सिंगल फेज मोटर आ गई, सिंक्रोनस मोटर आ गई, ये सारी एक एसी की जो एसी पर चलती है वो मशीन एसी मशीन होती है, ठीक है ना। अब बात आ गई कि एसी मशीन में स्टेटर क्या होता है, काम क्या करता है, ठीक है। और एसी मशीन में रोटर का कार्य क्या है। तो देखो दोनों बात है कि मोटर में, यदि मोटर की बात करें, यदि इसको मोटर में बात करें कि एसी मशीन में स्टेटर का कार्य क्या है, तो एसी मशीनें दो होंगी आपके पास, एक तो होगा रोटर, नहीं एक तो होगी मोटर, और दूसरा होगा अल्टरनेटर जो आपको विद्युत उत्पन्न करके देता है, जिसको प्रत्यावर्तक बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की बात करेंगे कि मोटर और रोटर में क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो आप इसकी देखो, इसके बारे में देखते हैं कि स्टेटर मोटर में क्या काम करता है। तो मोटर के लिए यूज करते, देखो मोटर में स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात हो गई कि स्टेटर का कार्य मोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना ही होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं इसका, किसका, स्टेटर का। और दूसरी बात आती है कि अल्टरनेटर में क्या करता है फिर ये अल्टरनेटर में देखो, अल्टरनेटर का रोटर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये तो थी मोटर की, और ये अल्टरनेटर की बात करते हैं। अल्टरनेटर में ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। अल्टरनेटर में स्टेटर ईएमएफ उत्पन्न करता है और मोटर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है। ये तो थी बात इनकी। अब एसी मशीन में रोटर की ओर बात कर लेते हैं। देखो तो अल्टरनेटर की बात करें, देखो यहां भी अल्टरनेटर और मोटर आएंगी। तो अल्टरनेटर की बात करें, अल्टरनेटर में क्या होता है, एसी मशीन का रोटर, अल्टरनेटर में रोटर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है। तो रोटर, अल्टरनेटर में रोटर क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन मोटर में ये भाग घूमेगा। तो उसे लिख सकता है कि यहां तो बात अलग है, लेकिन लिख सकते कि इंडक्शन मोटर में, मैं इंडक्शन मोटर का नाम लिखूंगा, नहीं कि सिंक्रोनस मोटर का। इंडक्शन मोटर में रोटर को सप्लाई से संयोजित नहीं किया जाता है, सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया जाता है। ये तो थी बात इनकी, अब समझ गए होंगे। लेकिन अब आर्मेचर का जो सॉल्यूशन है वो पूरा नहीं हुआ। स्टेटर रोटर का सॉल्यूशन होगा कि इसमें स्टेटर को क्या कहेंगे, इसके स्टेटर का काम क्या है, जहां पोल होते हैं वो स्टेटर ही होता है। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन दो बातें और बच गई कि आर्मेचर क्या होता है और सिंक्रोनस मोटर में रोटर क्या होता है। यहां तो लिख दिया मैंने कि मोटर में या इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन मोटर में रोटर को सप्लाई से संयोजित नहीं किया जाता, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में, रोटर का लिखना, सिंक्रोनस मोटर में अपने रोटर को सप्लाई से एक्साइट करने के लिए सप्लाई से संयोजित किया जाता है। या फिर अल्टरनेटर में रोटर को सप्लाई से संयोजित किया जाता है। दो बातें लिख लेना, एक तो कौन सी में, एक तो तुल्यकालिक मोटर में,
तुल्यकालिक मोटर और अल्टरनेटर में रोटर को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, लेकिन इंडक्शन मोटर में नहीं किया जाता, क्योंकि इंडक्शन मोटर का रोटर अलग होता है, वहां न तो सप्लाई से संयोजित करते हैं और न उसके ऊपर कोई फील्ड वाइंडिंग करते हैं, इसलिए उसको अलग करते हैं। लेकिन बात आ गई आर्मेचर किसको कहते हैं, तो विद्युत मशीनों का वो भाग, याद कर लो, इसकी नोट लगा लिखना कि आर्मेचर क्या होता है। देखो आर्मेचर की बात करें, आर्मेचर कहता है तो सभी मशीनों की बात करें, कौन सी में, घूमने वाली मशीनों की बात करेंगे। न कि आप कहोगे सर ट्रांसफार्मर में भी होता है, ट्रांसफार्मर में आर्मेचर नहीं होता है क्योंकि घूमने वाला भाग नहीं है। तो घूमने वाले मशीनों के सभी मशीनों में, चाहे वो एसी हो चाहे डीसी हो, याद कर लेना, चाहे एसी और डीसी हो, लिख सकते हैं कि विद्युत मशीनों, विद्युत रोटेटिंग मशीन में जिस भाग पर मुख्य वाइंडिंग स्थापित की जाती है, ठीक है, उस भाग को आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, जिस भाग पर, अब कहेंगे सर सीलिंग फैन में आर्मेचर कौन सा भाग होगा, जहां वाइंडिंग करते हैं। अब एसी मोटर की बात करें, स्टेटर में आर्मेचर, अपने जो स्टेटर होता है वहां वाइंडिंग होती है, तो वो क्या है, वो आर्मेचर है। डीसी मोटर में आर्मेचर जहां ईएमएफ उत्पन्न करते हैं, तो दो काम होंगे आर्मेचर के, देखो जहां दो काम संपन्न होते हैं, तो आर्मेचर किसको कहेंगे, दोनों काम बताऊंगा। आर्मेचर किसको कहेंगे कि विद्युत मशीनों में जहां पर मुख्य वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग या मुख्य कुंडली स्थापित की जाती है, जैसे ईएमएफ उत्पन्न करना या चुंबकीय उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, दो काम होंगे, या तो ईएमएफ उत्पन्न करेगा आर्मेचर, या फिर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इन दोनों कामों के लिए जहां मुख्य वाइंडिंग स्थापित की जाती है वह आर्मेचर ही कहलाएगा। तो कहेंगे इंडक्शन मोटर में आर्मेचर कौन सा होगा, स्टेटर को कहेंगे क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है। सीलिंग फैन में आर्मेचर किसको कहेंगे, जो बीच में स्टेटर होता है, जो भाग होता है, जहां वाइंडिंग करते हैं, वो आर्मेचर ही होता है। तो आर्मेचर किसको कहेंगे, जहां मुख्य वाइंडिंग स्थापित होती है, जिसका प्रयोग ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए या फिर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने के लिए किया जाता है, वह आर्मेचर कहलाता है। अब आर्मेचर घूमेगा या नहीं घूमेगा वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आर्मेचर घूमने वाला भी होता है और आर्मेचर नहीं घूमने वाला भी होता है। इसलिए आर्मेचर स्थिर भी हो सकता है और आर्मेचर घूमने वाला भी हो सकता है। ये दोनों मशीन की कैटेगरी और मशीन की डिजाइन पर डिपेंड करता है कि मशीन कौन सी है। ये तो दोस्तों आपका जो कंफ्यूज था। अब अपन डीसी जनरेटर के मुख्य भागों में आर्मेचर का वर्गीकरण कर लेते हैं कि आर्मेचर क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। अब दोस्तों आगे डीसी जनरेटर के मुख्य भागों में किसका वर्गीकरण करेंगे, आर्मेचर का करेंगे। आर्मेचर क्या होता है, अब देखो आर्मेचर की संरचना कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, किस धातु से बनाया जाता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। आर्मेचर पर एक क्वेश्चन अवश्य आता है, याद रखना बात, जब भी यदि डीसी मोटर के मुख्य भागों में, डीसी जनरेटर के मुख्य भागों में यदि कोई क्वेश्चन उठता है तो आर्मेचर से एक क्वेश्चन अवश्य उठता है। तो उस एक क्वेश्चन के बदले मान लो या फिर पूरे आर्मेचर के मान लो, आप संपूर्ण एक एक वर्गीकरण करेंगे ताकि आपके मन में आर्मेचर से संबंधित या आर्मेचर के प्रति किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखो दोस्तों आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर की आकृति, सबसे पहले क्या करेंगे, आकृति कैसी होती है, देखो इसकी आकृति बेलनाकार होती है। ठीक है ना, एक तो लिखेंगे आकृति, सामने दिख रही है ना, इसकी आकृति बेलनाकार होती है, नहीं सिलेंड्रिकल होती है। एक तो ये इसकी बात आ गई। दूसरी बात देखते हैं बने ये किसका बनता है, जैसे आपको बताऊं मैं छोटी सी एक बात हूं, जैसे अपने डिस्क होती है, सीडी होती है, डीयूडी डिस्क होती है, इस प्रकार की लोहे की सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं, गोल पत्तियां होती हैं। तो उन गोल पत्तियों को सारी मिलकर एक से अधिक पत्तियां काट लेंगे, जैसे अपने डिस्क ले लेते हैं, डिस्क को काट लेते हैं। अब काटने के बाद क्या करेंगे, सभी डिस्कों को वार्निश पे या वार्निश में से डुबाएंगे, वार्निश रखेंगे, वार्निश में डुबो के बाहर छोड़ देंगे, सारी पत्तियां जो सूख जाएंगी। ठीक है, सारी पत्तियां जो सूख जाएंगी तो सारी पत्तियों को इकट्ठा कर लेंगे, बीच में होल होता है, होल में शाफ्ट लगा देंगे। तो लंबाई बेलनाकार, जैसे ये पत्तियां है, सारी डिस्क लगा दी कि गोल 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 लगा के, और सबको रिविट के द्वारा इकट्ठा करके टाइट कर दिया इनको और पैक कर दिया रिविट के द्वारा। अब क्या कहेंगे, ये बन गए आर्मेचर। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, क्या कह सकते हैं कि आर्मेचर किसका बना होता है। देखो एक तो हो गया कि वो धातु कौन सी थी जो कि गोल गोल पत्तियां बनाई थी, एक एक पतली पतली पत्तियां काट काट के बनाई थी और सबको आपस में जोड़ दिया और बीच में होल करके शाफ्ट लगा दी, वो तो थी बात इसकी। तो ये पत्तियां किसके होते हैं, सिलिकॉन स्टील की होती हैं। तो आर्मेचर में क्या लिखेंगे, ये सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों से। पत्तियों को, अब
पतली पतली पत्तियां तो ली, लेकिन सबको आपस में लेमिनेटेड किया, किसमें, वार्निश में डुबोया और सबको सुखाया, फिर आपस में पैक किया। तो क्या कहेंगे, पतली पतली पत्तियों को लेमिनेशन कर दिया, दोनों साइड से, दोनों तरफ से लेमिनेशन कर दिया। तो क्या लिख सकते हैं, पतली पतली पत्तियों को लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। लेमिनेटेड करके पत्तियों को लेमिनेटेड पतली पतली पत्तियों को लेमिनेटेड करके और उनको इकट्ठा करके बनाया जाता है। एक बात ये आ गई, तो एक चीज तो सॉल्यूशन पूरा हो गया, लेकिन आगे बातें बच गई कि इनको इकट्ठा करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, ये क्या है, ये लेमिनेटेड पत्तियां हैं, लेमिनेटेड स्ट्रिप, ठीक है ना, ये पत्तियां मान लो, ये लेमिनेटेड पत्तियां हैं, किसकी है, सिलिकॉन स्टील की। एक ये क्या है, ये स्लॉट है जहां वाइंडिंग स्थापित करते हैं, इसको बोलते हैं खांचा, ये खांचे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये लगाते हैं शाफ्ट, और ये क्या है, एयर डक्ट है, ठीक है। और इन स्लॉटों में वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जैसे ये स्लॉट है ना, इनमें वाइंडिंग स्थापित करते हैं, जैसे ये इन स्लॉटों में सब में वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं, ये ऐसे ऐसे। अब होगा क्या, देखो अब आगे ये होगा कि ये पत्तियां लेमिनेटेड करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे बड़ी बात आती है, इन पत्तियों को लेमिनेटेड करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो लेमिनेटेड करने का मुख्य उद्देश्य था कि भंवरधारा हानि को कम करना, एडी करंट लॉस को, एडी करंट लॉस हानि को कम करने के लिए इनको लेमिनेटेड किया गया था। काफी बार परीक्षा में किया जाता है कि आर्मेचर की पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। आप किसी प्रकार के पेपर को खोल के देखोगे तो आपको ये प्रश्न अवश्य मिलेगा, ठीक है, कि इन पत्तियों को, आर्मेचर की पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, लेमिनेटेड करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, भंवरधारा हानि या एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। दूसरी आती है सिलिकॉन स्टील बनाने का मुख्य उद्देश्य, ये क्या है, सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई, बाकी और लोहे की क्यों नहीं बनाई। तो आपको मैंने जो चुंबक का चैप्टर पढ़ाया था तो आपको दो बताया था मैंने, एक हिस्टैरिसीस हानि बताई थी और एक एडी करंट लॉस बताया था। तो हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए जो आप लोगों ने, ये था हिस्टैरिसीस हानि, तो सिलिकॉन स्टील की प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य था कि हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करना, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक तो ये आती है, तो दो बातें होगी, सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई। अब सिलिकॉन स्टील बनता कैसे है वो देखो, सिलिकॉन स्टील की विशेषताएं क्या होती हैं तब मैंने पढ़ा दिया था, फिर भी आप उसके रेफरेंस के बारे में सुन लो कि सिलिकॉन स्टील को लोहे में, जैसे 100% लोहा लेते, कास्ट आयरन ले लिया 100%, लोहे में 96% लोहा प्लस 4% यदि सिलिकॉन मिला दिया जाए तो इसका नाम बदलकर क्या कर देंगे, सिलिकॉन स्टील। तो 4% लोहा मिलाकर सिलिकॉन स्टील का निर्माण किया गया था, ये याद रखना बात। ठीक है, ये तो था आपका सिलिकॉन स्टील। अब देखो आगे, आप कहोगे सर 4% क्यों, यदि एक्चुअल देखा जाए तो 3.8% से 4.7% तक क्या मिलाएंगे, सिलिकॉन मिलाएंगे, किसमें, लोहे में, और औसत से वैसे 4% आता। तो आपके सामने क्वेश्चन 4% का ही आएगा कि सिलिकॉन स्टील धातु का निर्माण करने के लिए सिलिकॉन की कितनी मात्रा लोहे में मिलाई जाती है, तो 4% मिलाई जाती है। वैसे तब मैंने आपको बता दिया था कि सिलिकॉन मिलाएंगे तो क्या होगा, देखो सिलिकॉन मिलाएंगे, सिलिकॉन की चुंबकशीलता का मान उच्च होता है। इसकी विशेषता लिख लो कि सिलिकॉन की चुंबकशीलता उच्च होती है, चुंबकशीलता उच्च होती है
और रिलक्टेंस एस निम्न होता है। ये क्या है? ये चुंबकशीलता। और ये क्या है? ये रिलक्टेंस, प्रतिष्ठम। और रिलक्टेंस किसको कहते हैं? ये दोनों एक दूसरे से विपरीत होते हैं। ये अपने चालकता की भांति होता है, ये रेजिस्टेंस की भांति होता है। चालकता का मान जहां कम होता है वहां रेजिस्टेंस अधिक होता है, और चालकता का मान जहां अधिक होता है वहां रेजिस्टेंस कम होता है। इसी प्रकार कहते हैं कि चुंबकशीलता जहां उच्च होती है वहां रिलक्टेंस का मान कम होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, इसलिए इसका मान कम से कम होता है। ये तो थे आर्मेचर में सिलिकॉन की मात्रा मिलाई उसका निर्माण था। अब दोस्तों ये तो आगे बात कि आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये पत्तियां किसकी है? सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील, ठीक है। लेमिनेटेड पत्तियां हैं। लेमिनेटेड क्योंकि भंवर द्वारा हानि के मान को, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अब आपको सिर्फ एडी करंट लॉस होता क्या है तो गौर से देखो आप, मैंने एडी करंट लॉस का पूरा एक वीडियो बना रखा है, तो आप थोड़ा सा जस्ट एक दो पीढ़ी पीछे देखोगे तो एडी करंट लॉस का आपको वीडियो मिल जाएगा। उसको देखना आप आराम से, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज ही नहीं होगा कि सर एडी करंट लॉस क्या होता है। इसलिए मैंने आपको बताया जब भी आप मशीनों का वीडियो देखो तो चुंबकत्व के सभी वीडियो आराम से देखना, नोट्स जरूर बनाना। देखिए जब आप उनको भी देख के नोट्स बनाओगे तो आपको मशीनों के चैप्टर में किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं आएगी, गारंटी देता हूं इस चीज की मैं। क्योंकि जब आप उनको पढ़ लेते हैं तो आगे समस्या के आने की संभावना क्या है, आगे क्या बचेगी, ईएमएफ कितना होगा, धारा का मान कितना होगा, वही तो बचते हैं आगे, वो अपन पढ़ लेंगे। बाकी उनका निर्माण तो मैंने पढ़ा दिया, सिद्धांत पढ़ा दिया, उनका संचालन पढ़ा दिया, उनकी संरचना पढ़ा दी, सब बता दिया, नुकसान क्या होगा, उसमें फायदा क्या होगा, सब पढ़ा दिया आप लोगों को मैंने। तो वो देखो, नोट्स बनाओ और मशीनों के चैप्टर को आराम से आगे धीरे धीरे और पढ़ते चले जाओ, तब जाके आपको मशीनें संपूर्ण याद होंगी। इसलिए मैंने चुंबकत्व का चैप्टर सबसे पहले पढ़ाया था। ये तो थी बात इनकी। अब देखो आगे देखें, ये एयर डक्ट क्यों बनाए जाते हैं, ये स्लॉट क्या होते हैं, स्लॉटर में क्या करते हैं, तो स्लॉट कहाँ होते हैं देखो, ये स्लॉट होते हैं आर्मेचर की परिधि पर। ये स्लॉट है, ये आर्मेचर की परिधि पर स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉटर खांचे कटे होते हैं। अब स्लॉटर में क्या करते हैं, स्लॉटर में आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। ये लिख लो, ये क्या है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। अब आर्मेचर वाइंडिंग होती कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। उनके भी स्वरूप होते हैं, जब आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ेंगे तब बताएंगे उनको कि आर्मेचर वाइंडिंग किसकी होती है और कितने प्रकार की होती है। ये दो प्रकार के थे, आपको बता दो, दो प्रकार की, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्यों करते हैं और वेव वाइंडिंग क्यों करते हैं, किस धातु से होती है, सुप्रा एनामेल कॉपर वायर से बनी होती है, ये आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो ये तो थे आपका स्लॉट। स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, आपको बताऊंगा स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं तब। अब देखो उसके बाद एक पत्ती आपको खोल के दिखाऊंगा कैसी होती है। देखो एक पत्ती की बात करें, ये तो असंख्य पत्तियां हैं, एक पत्ती की बात करें यहां से देखो, ये आपको बताऊं मैं, ये एक पत्ती के सामने फ्रंट देखते हैं तो ऐसी होती है एक पत्ती, ये स्लॉट कटे होते हैं इसकी परिधि पर। और ये बीच में साफ्ट होती है और ये एयर डक्ट होते हैं। ये तो सामने से ये। अब इसमें क्या होगा, इस सब इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होगी, स्लॉट में आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ये एयर डक्ट होंगे। अब बात आती है कि आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या है। ये तो सारी पत्तियां जोड़ दी, इकट्ठी करके सारी पत्तियों को जोड़ के बना दिया और नट बोल्ट से टाइट कर दिया। ये आपको बता दिया क्यों क्यों करते हैं। अब आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या है, अब दो मुख्य कार्य आपको पता लग गया कि सबसे पहले तो ये इसमें आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं, तो लिख सकते हैं कि आर्मेचर या चालक तार, ठीक है ना, ये आर्मेचर चालक तार या वाइंडिंग को सहारा प्रदान करता है, स्थान प्रदान करता है। सबसे पहला मुख्य कार्य आर्मेचर का, सबसे पहला मुख्य कार्य ये चालक तार या आर्मेचर वाइंडिंग को स्थान प्रदान करता है, एक सबसे पहला मुख्य कार्य। दूसरा मुख्य कार्य देखो, जब ये किसी चुंबकीय फ्लक्स में घूमेगा, ठीक है, तो चालक तार भी घूमेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, चालक तारों को या वाइंडिंग को
चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान या घुमाता है, दूसरा मुख्य कार्य। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? ये तो बात को पता है कि इसमें स्लॉट होंगे, चालक तारों को घुमाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है ये चुंबकीय फ्लक्स को कम रिलेक्टेंस का मार्ग प्रदान करता है सबसे, क्योंकि रिलेक्टेंस का मान कम होगा। मैंने आपको बताया कि रिलेक्टेंस का मान निम्न होगा और परमेबिलिटी उच्च चुंबकशीलता का मान उच्च होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र को कम रिलेक्टेंस का मार्ग प्रदान करता है। सबसे मुख्य कार्य इसका ये है। ये तो इसके मुख्य कार्य, तो लेकिन छोटी छोटी बातें और बच गई। दो चार बात आपको बताऊं, ये किस धातु से बनाए जाते हैं? आपको पता होगा कि ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बनाए जाते हैं। नोट लगा के लिखो कि क्योंकि सिलिकॉन स्टील क्या है? लोहा। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कौन से होते हैं? जिनमें चुंबकशीलता का मान उच्च होता है, रिलेक्टेंस का मान निम्न होता है। अब चुंबकशीलता का मान कितना होता है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का? देखो 200 से 1000 या 2000 तक होता है। 200 से 2000 तक होता है इसका मान। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बनाए जाते हैं, तो कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ? सिलिकॉन स्टील। कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ? सिलिकॉन स्टील। और वो क्या है वो आपको मैंने बता दिया कि 4% सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर और इसमें इसका मान कम किया जाता है। एक तो बात यह थी। अब आगे बात कि ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से होते ही हैं, तो रिलेक्टेंस का मान कितना होता है? रिलेक्टेंस का मान निम्न होता है। किससे? लोहा, निकल, कोबाल्ट से भी सिलिकॉन स्टील का मान इसमें जो अपने रिलेक्टेंस का मान होता है वो निम्न होता है। इसलिए कहते हैं ये चुंबकीय फ्लक्स को कम रिलेक्टेंस का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है ना? चुंबकीय फ्लक्स आसानी से इसके अंदर से प्रवाहित हो जाता है। अब आप लोगों को पता है कि फैराडे का नियम शुद्ध होगा, ये घूमेगा कहाँ? आर्मेचर पूरा का पूरा चुंबकीय फ्लक्स में घूमेगा। याद रखना बात। और चुंबकीय फ्लक्स में घूमेगा तो ये चालक तार चुंबकीय फ्लक्स को काटेंगे, फैराडे का नियम सिद्ध होगा, चालक तारों में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये जो पत्तियां होती हैं ये भी तो चालक ही हैं, ये चालक भी उस चुंबकीय फ्लक्स में घूमेंगी और इनमें भी ईएमएफ उत्पन्न होगा और इनमें भी धारा प्रवाहित होगी। उस धारा को कहते हैं एडी करंट। और इस एडी के करंट के कारण आर्मेचर पूरा गर्म होता है। इसलिए उस पूरे के पूरे एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इनको काट काट के लेमिनेटेड कर दिया, जिसमें एडी करंट लॉस का मान कम से कम हो जाए और आर्मेचर कम गर्म हो। एक बात ये आ गई। अब जो एयर डक्ट बना रखे हैं, देखो ये जो एयर डक्ट बना रखे हैं, ये एयर डक्ट, इनका काम क्या है? एयर डक्ट मशीन में या आर्मेचर को कूलिंग प्रदान करते हैं, ठंडक शीतलता प्रदान करते हैं। याद रखना बात। आर्मेचर की परिधि के अंदर जो आर पार होल होते हैं, एयर डक्ट होते हैं, वो इनमें हवा आदान प्रदान होती रहती है और ये आर्मेचर को कूलिंग प्रदान करते हैं। ये तो थे आर्मेचर का मुख्य कार्य, किस धातु से बना होता है। अब एक छोटी सी बात और बच गई, वो बताना भूल गया आपको मैं, कि इन लेमिनेटेड की मोटाई कितनी होगी? मोटाई होगी 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्मेचर में लेमिनेटेड पत्तियों की या लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है। ये कब? जब अपन स्टेटर बनाते हैं तो भी ये होती है, ट्रांसफर बनाते हैं तो भी इतनी होती है। लगभग 50% या 50 हर्ट्ज तक होती है। ऐसे मान लो आईडी से कि 50% हर्ट्ज तक ये होती है। यदि इनकी मोटाई बढ़ा देते हैं तो किस हानि का मान बढ़ता है? पूछा जाता है कि लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई बढ़ा दी जाए तो कौन सी हानि अधिक होगी? आपको पता है लेमिनेटेड मोटाई बढ़ाएंगे, आयतन बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो भंवर द्वारा हानि कम होगी। भंवर द्वारा हानि बढ़ेगी तो पत्तियों की मोटाई बढ़ाने से एडी करंट लॉस बढ़ता है, पत्ती की मोटाई घटाने से एडी करंट लॉस कम होता है, न कि हिस्टैरिसीस हानि। याद रखना बात। तो इनकी मोटाई कम ज्यादा करने से कौन सी हानि प्रभावित होती है? एडी करंट लॉस हानि प्रभावित होती है। ठीक है ना? एडी करंट लॉस प्रभावित होता है। ये तो थी बात इनकी। अब उससे पूछा जाए कि इसके अंदर जो आपने ये होल बना रखे हैं, जो परिधि जो स्लॉट काट रखे, ये स्लॉट कितने प्रकार के होते हैं? उन स्लॉटों के वर्गीकरण और कर लेते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो आर्मेचर की परिधि में जो स्लॉट कटे होते हैं, जिनमें आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित करते हैं या चालक तारों को स्थापित करते हैं, वो स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं। तो उन स्लॉटों की बात कर लेते हैं। स्लॉट कितने प्रकार के? स्लॉट वैसे देखो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ये लिख देते हैं स्लॉट। स्लॉट को हिंदी में खांचे कहते हैं। खांचे कहाँ कटे होते हैं? आर्मेचर की
परिधि पर होते हैं, परिधि पर कटे होते हैं। अब होते कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये लिखना 3 प्रकार के। सबसे पहला क्लोज्ड, मतलब कि पूर्णतया बंद प्रकार, पूर्णतया बंद प्रकार। दूसरा सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड मतलब आधा खुला, आधा खुला आधा बंद, एक ये। तीसरा आता है ओपन टाइप, ओपन स्लॉट, पूर्णतया खुला, पूर्णतया खुला प्रकार। 3 प्रकार के हो गए। अब इसकी साइज देखो कैसी, ये पूर्णतया बंद प्रकार का स्लॉट होता है। देखो इसकी साइज देखो, आपको बताता हूं इसकी साइज। ये होती है पूर्णतया बंद प्रकार का, ये ऐसे होता है, ऐसे। और ये देखो, ये होता है, देखो ये आधा खुला आधा बंद प्रकार, ऐसे। और तीसरा पूर्णतया खुला प्रकार, ये पूर्णतया खुले प्रकार का होता है। लगभग देखा जाए दोस्तों तो अधिकतर पूर्णतया आधा खुला आधा बंद पर सेमी क्लोज्ड प्रकार के स्लॉट प्रयोग किए जाते हैं। याद रखना बात, लगभग सेमी क्लोज। अब इसकी डेफिनेशन बताता हूं आपको। इसकी बात करें कौन से की? पूर्णतया बंद प्रकार के की बात करें तो पूर्णतया बंद प्रकार का स्लॉट पूरी तरह से बंद होता है। इसका ऊपरी भाग पूर्णतया बंद होता है, ऊपर का भाग बंद। देखो नीचे का भाग खुला है तो लिख सकते हैं कि पूर्णतया बंद प्रकार के स्लॉट में स्लॉट का ऊपरी भाग पूर्णतया बंद होता है। सेमी क्लोज आधा खुला आधा बंद प्रकार के में देखा जाएंगे, इसकी चौड़ाई ऊपर से कम होती है और नीचे से अधिक होती है। याद रखना, इसकी चौड़ाई ऊपर से कम देखो और नीचे से कम, नीचे से अधिक होती है। और पूर्णतया खुले प्रकार का जो स्लॉट होता है, पूर्णतया ओपन टाइप यदि स्लॉट होता है तो उसकी चौड़ाई और नीचे से ऊपर तक समान होती है। ये तो थे आपके स्लॉट कहाँ कट होते हैं? आर्मेचर की परिधि पर। इनका काम क्या है? चालक तारों को स्थान प्रदान करना। चालक तार इसी में लगते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग इसी में लगती है। अब आगे बच गया कि इसके साफ्ट, इसके बीच में साफ्ट लगाते हैं और ये आपस में नट बोल्ट से रिवेट होते हैं। ये तो दोस्तों आपका आर्मेचर, ठीक है। अब आर्मेचर के बाद में बचकर कौन सा बच गया? इसका कम्यूटेटर बच गया, साफ्ट बच गई, और कम्यूटेटर के बाद में इसकी जो मुख्य बातें और बच गई। तो आज की वीडियो में सिर्फ, क्योंकि वीडियो बहुत काफी लंबा हो गया, कि आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि आर्मेचर पढ़ा। अगले वीडियो में कम्यूटेटर, स्पीड रिंग, स्लिप रिंग, उनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना नहीं भूलें कि सर वीडियो समझ में आया, पसंद आया, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। तो अपने विचार व्यक्त जरूर करना कमेंट्स के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।